नमस्कार, आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता। सबसे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। 3 दशक से भी ज्यादा समय तक सेवा में रहने वाले MiG-27 लड़ाकू की भावपूर्ण विदाई। जोधपुर में 7 लड़ाकू विमानों ने भरी आखिरी उड़ान। करगिल युद्ध और ऑपरेशन पराक्रम में इस लड़ाकू विमान ने निभाई थी अहम भूमिका। ओडिशा के बालांगीर जिले में LPG बॉटलिंग संयंत्र राष्ट्र को समर्पित। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया संबोधित। कहा, महिलाओं को राहत के साथ साथ ग्रामीण इलाके को स्वच्छ रखने में मिलेगी मदद। कारखाने की उत्पादन क्षमता 42 लाख सिलेंडर प्रति वर्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के प्रयासों से भारत चीन सैन्य संबंध में सुधार। चीन के रक्षा प्रवक्ता कर्नल वू कियान का बयान। कहा, आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई और क्षेत्रीय स्थिरता की रक्षा को लेकर दोनों देश प्रतिबद्ध। आधार कार्ड धारकों की संख्या 125 करोड़ के पार। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की हर भारतीय तक पहुंचने की कोशिश। आयकर भरने और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए जरूरी है ये 12 अंकों वाला यूनिक दस्तावेज। कजाकिस्तान के अलमाटी में एक बड़ा विमान हादसा। उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद 2 मंजिला इमारत से टकराया विमान। 15 लोगों की मौत की पुष्टि, 66 जख्मी। राहत और बचाव का काम जारी। पाकिस्तान के साथ हुए करगिल युद्ध का हीरो लड़ाकू विमान MiG-27 की आज वायुसेना से भावपूर्ण विदाई हो गई। राजस्थान के जोधपुर एयरबेस में 7 लड़ाकू विमानों ने अपनी आखिरी उड़ान भरी और इस दौरान विमानों ने अद्भुत कौशल का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर वायुसेना के कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। विदाई के दौरान MiG-27 को सलामी भी दी गई। MiG-27 ने 3 दशक तक भारत की वायुसेना की सेवा की। 7 लड़ाकू विमानों वाले इस स्क्वाड्रन को 31 मार्च 2020 को नंबर प्लेटेड किया जाएगा। जोधपुर एयरबेस पर हुए इस डी इंडक्शन सेरेमनी में वायुसेना के कई अधिकारी मौजूद रहे। वायुसेना में अब MiG-27 की जगह MiG-21 लड़ाकू विमान ने ले ली है और भारतीय वायुसेना के बेड़े में 1985 में शामिल किया गया अत्यंत सक्षम लड़ाकू विमान जमीनी हमले की क्षमता का आधार रहा है। वायुसेना ने सभी प्रमुख ऑपरेशंस में भाग लेने के साथ ही MiG-27 ने 1999 के करगिल युद्ध में भी एक अभूतपूर्व भूमिका निभाई थी। इसके बाद इसे बहादुर के नाम से जाना जाता था। ओडिशा के बालांगीर जिले में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि BPCL के बॉटलिंग प्लांट आज राष्ट्र को समर्पित कर दिए गए। रायपुर से अपने संदेश में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने रिकॉर्ड समय में इस प्लांट को पूरा करने के लिए सभी को बधाई दी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश इस योजना के जरिए महिलाओं को राहत देने के साथ साथ ग्रामीण इलाके को स्वच्छ रखने में मदद करना है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि इससे पश्चिम ओडिशा में गैस की आपूर्ति और आसान हो जाएगी। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को घरेलू रसोई गैस का कनेक्शन देती है। खराब मौसम की वजह से उपराष्ट्रपति इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। BPCL बॉटलिंग प्लांट वेस्टर्न उड़ीसा में स्थापन करना और इसका शिलान्यास होने के बाद 3-4 महीने में काम पूरा करना बहुत प्रशंसनीय है। हमारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उज्ज्वला योजना का नाम पे दूर दराज का इलाके में रहने वाले महिलाओं को सुविधा के लिए उन्होंने एक उज्ज्वला योजना ऐसा एक क्रांतिकारी महत्वपूर्ण योजना स्थापना किया है। उसी कारण से देश भर में करोड़ों महिलाओं को आजकल उज्ज्वला योजना के अंतर्गत ये अब गैस पहुंच रहे और इस काम को सामने से नेतृत्व करके शीघ्र गति से देशव्यापी अमल करने के लिए श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को मैं अभिनंदन
करना चाहता हूं और अधिकारियों को भी अभिनंदन करना चाहता हूं। महिलाओं को जब भी उचित अवसर दिया गया तो वो किसी से कम साबित नहीं होते, इसलिए महिलाओं के बारे में सोचना, उनका सुविधा प्राप्त कराना और उनका शिक्षा प्राप्त कराना, उनका समस्याओं को समाधान करने के लिए प्राथमिकता देना चाहिए। ये बॉटलिंग प्लांट के द्वारा स्थानीय इलाका में मुख्य रूप में पश्चिम ओडिशा में एलपीजी गैस पहुंचाना बहुत आसान होगा, सुविधा होगा और थोड़ा खर्चा भी कम होगा। इसलिए ये आज का कार्यक्रम महत्वपूर्ण कार्यक्रम था, मैंने इसलिए स्वीकार किया। मगर मैं छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम में हूँ, वहाँ से एयरपोर्ट आके 3 घंटे से एयरपोर्ट में बैठा हूँ। खराब मौसम के कारण से हेलीकॉप्टर्स टेक ऑफ नहीं हो पा रहे और जल्द से जल्द टेक ऑफ होने का संभावना भी नहीं है, ऐसा अधिकारी बता रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा कम से कम मैं आप लोगों को शुभकामना दूँ और शुभ संदेश एक भेजूँ। आप सबको शुभकामनाएं और सबको मेरा धन्यवाद। इस कारखाने की उत्पादन क्षमता 42 लाख सिलेंडर प्रति वर्ष है। गैस वितरण को सुगम बनाने के लिए बीपीसीएल की तरफ से 103 करोड़ रुपए खर्च कर इस प्लांट का निर्माण किया गया है। इस प्लांट में सालाना 42 लाख सिलेंडर भरे जा सकेंगे। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का खुर्दा में पहले से ही एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र है। बालंगीर संयंत्र राज्य में कंपनी का दूसरा संयंत्र होगा। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 21 मई 2018 को बालंगीर एलपीजी संयंत्र की आधारशिला रखी थी। ओडिशा में 2014 में 20.22 लाख एलपीजी ग्राहक थे, जो कि 2019 में बढ़कर 88.10 लाख हो गए। इस प्लांट से पश्चिम ओडिशा के 14 जिलों को सिलेंडर मुहैया किया जा सकेगा। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के प्रयासों से भारतीय सेना के साथ उसके संबंधों में सुधार हो रहा है। भारत और चीन 3,488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा साझा करते हैं। चीन के रक्षा प्रवक्ता कर्नल वू कियान के मुताबिक हाल ही में भारत में आतंकवाद रोधी संयुक्त अभ्यास ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और क्षेत्रीय स्थिरता की रक्षा करने के दोनों तरफ के इरादों को दिखाया है। उन्होंने कहा कि चीन भारत संबंधों में सैन्य संबंध सभी संबंधों में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोनों ही देशों के शीर्ष नेताओं को इसका श्रेय जाता है कि सैन्य संबंधों में सुधार हो रहा है और दोनों देश रणनीतिक वार्ता कर रहे हैं और व्यवहारिक संबंध बरकरार रख रहे हैं। इसके अलावा अपनी सीमाओं पर भी रणनीतिक आदान प्रदान हो रहा है। उन्होंने कहा कि PLA 2020 में भारत की सेना के साथ अपने संबंधों की प्रगाढ़ता के लिए आशान्वित है। इस वर्ष भारत और चीन के बीच राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ भी होगी। 21 दिसंबर को दोनों ही पक्षों ने संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास किया और ये अभ्यास सफलतापूर्वक शिलांग में पूरा हुआ। 2018 में वुहान और इस साल मामल्लपुरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच अनौपचारिक शिखर वार्ता हुई थी। देश के 125 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास आधार कार्ड मौजूद है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI ने कल इस बात की जानकारी दी। इसके साथ ही आधार कार्ड जारी करने वाली सरकारी संस्था UIDAI ने बताया कि देश भर में आधार कार्ड का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। वर्तमान समय में देश भर में 12 अंकों वाले इस यूनिक दस्तावेज को प्रमुख पहचान और एड्रेस प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। हर भारतीय तक पहुंचने के मकसद से UIDAI ने पिछले कुछ समय में नामांकन और अपडेशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए कई उपाय भी किए हैं। एजेंसी ने M-आधार मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इससे हर व्यक्ति के पास हमेशा उसका आधार कार्ड मौजूद रहे। UIDAI ने अपनी उपलब्धि को बताते हुए ट्वीट कर कहा कि 125 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। अब भारत के 125 करोड़ निवासियों के पास आधार है। साथ ही एजेंसी ने बताया कि वो हर रोज आधार कार्ड धारकों द्वारा अपडेशन के अनुरोधों को निपटा रही है। UIDAI अब भारतीय पासपोर्ट धारक प्रवासी भारतीयों को 180 दिन की अनिवार्य समय सीमा के बिना आधार कार्ड जारी करने की सुविधा देने जा रही है। 5 जुलाई को बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय पासपोर्ट रखने वाले प्रवासी भारतीयों को देश में आने पर तुरंत आधार कार्ड जारी करने का प्रस्ताव
लाया था। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ उत्तर प्रदेश में हुए हिंसक प्रदर्शनों की जांच स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को सौंपी गई है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओम प्रकाश सिंह ने इस बाबत निर्देश जारी किए हैं। हिंसक प्रदर्शनों की जांच के लिए जिलों में जो एसआईटी गठित की जाएगी उसका नेतृत्व अपर पुलिस अधीक्षक क्राइम के जिम्मे होगा और जिन जिलों में ये पद नहीं है वहां पर एसआईटी प्रमुख अन्य अधिकारी होंगे। डीजीपी ओपी सिंह ने महकमे के अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि किसी भी अभियुक्त के खिलाफ तभी कार्रवाई की जाए जब उसके खिलाफ ठोस सबूत जुटा लिए जाए। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में बीते दिनों उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हिंसा दर्ज की गई थी और इस दौरान कई लोगों की जान भी चली गई। बीजेपी ने एनआरसी और डिटेंशन कैंप को लेकर कांग्रेस पर पलटवार किया। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर इस मामले में झूठ फैलाने का आरोप लगाया है। संबित पात्रा ने कहा है कि दिसंबर 2011 में कांग्रेस की सरकार ने माना था कि उन्होंने असम में 3 डिटेंशन सेंटर बनवाए थे और तब कांग्रेस की सरकार ने इस मामले में श्वेत पत्र भी जारी किया था। संबित पात्रा ने कहा कि इस मामले में प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया था कि बीजेपी के कार्यकाल में एक भी डिटेंशन सेंटर नहीं बनाए गए थे। आज राहुल गांधी भ्रम फैला रहे हैं। वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री ने झूठ कहा है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? प्रधानमंत्री ने कहा था कि एनआरसी के तहत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई भी ऐसा डिटेंशन कैंप नहीं बनाया है जिसमें एनआरसी के बाद किसी भी हिंदुस्तान के मुसलमान को रख दिया जाएगा या डिटेन किया जाएगा। ये सारी अफवाहें झूठी हैं। ऐसा कोई डिटेंशन कैंप नहीं है। यह स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहा था। संबित पात्रा ने कहा कि डिटेंशन सेंटर और एनआरसी का कोई संबंध नहीं है। जब भी कोई विदेशी नागरिक बिना वीजा के भारत में पकड़ा जाता है तब उसे उसके देश पहुंचने से पहले डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है। डिटेंशन सेंटर का बनना और एनआरसी का कोई संबंध नहीं है, दूर दूर तक संबंध नहीं है। डिटेंशन सेंटर इसलिए होता है कि कोई व्यक्ति, कोई फॉरेनर, किसी भी देश का फॉरेनर अगर भारतवर्ष में आता है, उसके कागज एक्सपायर कर जाते हैं, वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में पड़ जाता है और उसके बाद या उसकी नेशनैलिटी वो छुपाता है, तो पेंडिंग नोइंग हिज नेशनैलिटी, जब तक हम जानते नहीं है उसकी नेशनैलिटी क्या है, जब तक उसके ऊपर कोर्ट केस इत्यादि चलता है, जब तक उसको अपने मातृ देश में डिपोर्ट नहीं किया जाता है, तब तक उसको एक जगह कन्फाइन रखना है। इसलिए एक कन्फाइनमेंट प्लेस होता है, उसको आप कन्फाइनमेंट सेंटर भी कह सकते हैं या डिटेंशन सेंटर भी कह सकते हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों के सुशासन का आकलन करने के लिए गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया है। कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों में बड़े राज्यों की कैटेगरी में तमिलनाडु सबसे अव्वल रहा, महाराष्ट्र दूसरे और कर्नाटक तीसरे स्थान पर रहा। पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्यों की श्रेणी में हिमाचल प्रदेश सबसे ऊपर रहा और इसके बाद उत्तराखंड को दूसरा और त्रिपुरा को तीसरा स्थान मिला। केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में पुडुचेरी पहले स्थान पर रहा तो वहीं चंडीगढ़ दूसरे और दिल्ली तीसरे पायदान पर है। जीजीआई में 10 क्षेत्रों और 50 संकेतकों को आधार बनाया गया, जिनमें कृषि और इससे जुड़े कार्य, वाणिज्य और उद्योग, मानव संसाधन विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक बुनियादी ढांचा, सामाजिक कल्याण और पर्यावरण शामिल है। कार्मिक मंत्रालय के मुताबिक जीजीआई का मकसद सभी राज्यों में सुशासन की तुलना के लिए डाटा मुहैया करवाना है और इसके आधार पर शासन में सुधार के मद्देनजर रणनीति बनाने और क्रियान्वयन करने में राज्यों को मदद मिलेगी। चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कल अहम बैठक की। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा, चुनाव आयुक्त अशोक लवासा और सुशील चंद्रा ने चुनाव तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मुख्य सचिव, पुलिस आयुक्त, एनडीएमसी, एमसीडी, छावनी बोर्ड के अधिकारी और नोडल अधिकारी शामिल हुए। मुख्य चुनाव आयुक्त ने शांतिपूर्ण और सुचारू मतदान पूरा कराने के लिए अधिकारियों को सजग और शिकायतों पर तत्काल उचित कदम उठाने का निर्देश दिया। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मौके पर विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रेजेंटेशन दिया, जिसमें मतदाता सूची, ईवीएम, वीवीपैट, मतदान केंद्र और मतदान कर्मियों की संख्या के बारे में जानकारी दी गई।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पीएचडी छात्रों के लिए पंजीकरण से पहले पाठ्यक्रम के लिए प्रकाशन नैतिकता और कदाचार के 2 नए पाठ्यक्रमों का अध्ययन अनिवार्य बना दिया है। आयोग ने हाल ही में एक बैठक में ये फैसला लिया है। यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को निर्देश दिया है कि ये सुनिश्चित करें कि अगले सत्र में ये 2 कोर्स भी पीएचडी कोर्स वर्क में भी शामिल किए जाएं। पीएचडी पाठ्यक्रम में वर्तमान में अनुसंधान पद्धति, रिसर्च मेथोडोलॉजी शामिल है और इसमें मंत्रात्मक तरीकों, कंप्यूटर अनुप्रयोगों और प्रकाशित शोध की समीक्षा जैसे क्षेत्रों के कोर्स शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर तेजी से विकास की पटरी पर दौड़ रहा है। केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ प्रदेशवासियों को मिल रहा है। यहां तक कि दूर दराज के क्षेत्रों में भी विकास होता दिखाई दे रहा है। राजौरी जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गांवों को जोड़ा जा रहा है। साथ ही गांवों को जिला मुख्यालय से जोड़ा जा रहा है। हाल ही में दूर दराज के लीरन गांव में से उझान गांव तक 8 किलोमीटर की सड़क बनने के बाद गांवों का संपर्क शहर से हो गया है। ये गांव पिछले कई दशकों से उपेक्षा झेल रहे थे। कनेक्टिविटी न होने की वजह से स्कूली छात्र छात्राओं और गंभीर रूप से बीमार मरीजों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। सड़क बनने के बाद ग्रामीण खुश हैं और उनका कहना है कि अब उन्हें इन परेशानियों से निजात मिलेगी। यहाँ हमारे जो बच्चे हैं, यहाँ जनाब कॉलेज में जाने के लिए बड़ी दिक्कत होती है। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में लोग हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। तो अब ये ब्लैक टॉपिंग में के होने की वजह से क्या हो जाएगा कि हमारे जो बच्चे जो रजौरी में ही रुक जाया करते थे, जो बेचारे घर तक नहीं आ पाते थे, तो वो लोग चैनलाइज हो जाएंगे। वो हर रोज़ आएंगे यहाँ, हमारे जो बच्चे हैं उनको शाम को पढ़ाएंगे, इधर भी देखेंगे। तो एक एजुकेशन का भी ये हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जो स्कीम प्रधानमंत्री सड़क योजना स्कीम थी, इसने लोगों को बड़ी तरक्की दी है, क्योंकि हर गांव में, हर हैबिटेशन में इन्होंने रोड कनेक्टिविटी दी है। तो हम मशहूर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। और दिल्ली की 1731 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए संसद से मंजूरी मिलने के बाद इन कॉलोनियों में रहने वाले लगभग 40 लाख लोगों को संपत्ति का मालिकाना हक मिलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों ने डीडीए के नए पोर्टल पर रजिस्ट्री कराने के लिए दस्तावेज अपलोड करना शुरू कर दिया है। दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों के निवासियों ने डीडीए के वेब पोर्टल में अनाधिकृत कॉलोनियों से जुड़े दस्तावेज जैसे जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, एग्रीमेंट टू सेल, भुगतान और पोजेशन लेने से जुड़े डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना शुरू कर दिया है। रजिस्ट्री की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए www.delhi.ncog.gov.in पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करना है। दावे की जांच के लिए डीडीए की टीम मौके का मुआयना करेगी। सब कुछ ठीक होने पर मालिक को कन्वेंस डीड मिलेगी। इसके बाद राजस्व विभाग में रजिस्ट्री के लिए आवेदन करना होगा। यहां स्टैम्प ड्यूटी जमा करने पर रजिस्ट्री हो जाएगी। आवेदन के 180 दिन के अंदर रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी करनी है। अब तक 25 से ज्यादा सेवा केंद्र खोले जा चुके हैं। जैसे मैंने पहले कहा था, अभी 25 हेल्प डेस्क हैं। यहाँ पे डीडीए के अधिकारी हैं जो हमारे भाई बहन हैं जो रजिस्टर करना चाहते हैं, उनकी सहायता करेंगे। पर जल्द ही जल्द 25 की जगह 50 हो जाएंगे हेल्प डेस्क, और उनको फिर भी बढ़ा लेंगे और ये काम तेज़ी से हम इसको कंप्लीट करेंगे। ये है दिल्ली का अनाधिकृत कॉलोनियों में से एक संगम विहार का इलाका। बिजली, पानी, सड़क, नाली और पार्क जैसी मूलभूत सुविधाओं से दूर इस कॉलोनी के लोग अब अपना मालिकाना हक पाना चाहते हैं। सरकार की पहल से अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के बाद अब यहाँ के लोग अपने घरों की रजिस्ट्री कराकर बैंक से लोन भी लेना चाहते हैं, जिसकी कवायद शुरू हो गई है। लोग सरकार से जागरूकता अभियान चलाने की अपील भी कर रहे हैं। 1700 से ज़्यादा कॉलोनी जो है मोदी गवर्नमेंट ने पास कर दिया है, और अब जो है लोग जो 1700 जो कॉलोनी है उनमें रहने वाले 40 लाख लोगों का अब पक्का मालिकाना हक मिल जाए, जिसकी वजह से अब वो अपने होम लोन ले सकते हैं 10-15 लाख का। साथ ही साथ जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी है वहाँ पे अब गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ भी आ पाएंगी इजीली। तो इस तरीके से काफ़ी जो यहाँ पे अननॉलेजेबल पर्सन है उनको नॉलेज प्रोवाइड की जाए पहले, ताकि हम भी उसमें सहयोग कर सकें और सरकार करे हमारी तरफ से और पब्लिक भी उनमें सपोर्ट करके उनको सहयोग कर सके।
डीडीए की ओर से दी जाने वाली कन्वेंस डीड के शुल्क का भुगतान 3 समान किश्तों में 1 साल के भीतर किया जा सकता है। शुल्क का एक मुश्त भुगतान करने वालों को संपत्ति का मालिकाना हक तत्काल प्रभाव से मिल जाएगा। वहीं किश्तों में शुल्क देने वालों को अस्थायी मालिकाना हक दिया जाएगा। मूल सुविधाओं से दूर अपने मालिकाना हक की राह तकते इन कॉलोनियों में रहने वाले लोग अब रजिस्ट्री की प्रक्रिया को पूरा करके अपने घर के सपने को साकार करना चाहते हैं। कैमरा पर्सन शिव शंकर के साथ कुणाल सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। कजाकिस्तान में बैक एयरलाइन का यात्री विमान उड़ान भरने के बाद क्रैश हो गया है। मलमाटी हवाई अड्डे पर टेक ऑफ के वक्त विमान 2 मंजिला इमारत से टकरा गया। घटना के वक्त विमान में 100 यात्री सवार थे। इनमें 95 यात्री और 5 क्रू मेंबर थे। एयरपोर्ट अधिकारियों के मुताबिक अभी तक 15 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। बताया जा रहा है कि रडार से संपर्क टूटने की वजह से विमान क्रैश हुआ। और अब बात पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर खास पेशकश की। मध्य हिंद महासागर में समुद्र का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। शोध के मुताबिक पिछली 2 शताब्दियों में यहां समुद्र का स्तर करीब 1 मीटर तक बढ़ गया है। इससे इस क्षेत्र में पड़ने वाले तटीय शहरों और समुदायों के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। शोध के मुताबिक अगर अगली सदी में भी ऐसी तेजी बनी रहती है तो हिंद महासागर में समुद्र का स्तर रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर बढ़ जाएगा, जो चिंता का विषय है। दरअसल समुद्र में मौजूद जीवाश्म कोरल की आयु और गहराई को मापकर समुद्र स्तर पर का पता लगाया जाता है। शोध में पता चला कि 200 साल पहले हिंद महासागर में समुद्र का स्तर अभी की तुलना में काफी कम था। रिपोर्ट के मुताबिक बीते 2 शताब्दियों में उद्योगों की वजह से समुद्र स्तर में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। दिल्ली में इस समय 11वां नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल चल रहा है। 5 दिन चलने वाले इस फूड फेस्टिवल में 26 से ज्यादा राज्यों के क्षेत्रीय व्यंजनों का लोग स्वाद ले रहे हैं। इसका मकसद स्ट्रीट वेंडर्स के जायकों को लोगों तक पहुंचाने और रोजगार को बढ़ावा देना है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इस समय नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल का लोग जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। इसका आयोजन नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स और FSSAI ने मिलकर किया है। इस बार फूड फेस्टिवल की थीम हेल्दियर डाइट रखा गया है। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने नेटवर्क फॉर साइंटिफिक कोऑपरेशन फॉर फूड सेफ्टी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन को लॉन्च किया। उन्होंने स्वस्थ आहार और ईट राइट मूवमेंट के बारे में जागरूकता पैदा करने पर जोर दिया। अब जो भी लोग फूड एंड न्यूट्रिशन में काम कर रहे हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हों, चाहे वो हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री से जुड़े हुए वैज्ञानिक हों, चाहे वो FSSAI के लोग हों, अब ये सब लोग मिलकर जो है एक ऐसे इनपुट्स तैयार करेंगे जिनको कि समाज के अंदर बड़े पैमाने पे डिसेमिनेट करने का काम होगा। फेस्टिवल में पकवानों के अलावा पैकेज्ड फूड इंडस्ट्री को एक प्लेटफॉर्म देने वाला स्टॉल लगाया गया है। साथ ही फूड सेफ्टी स्टॉल में खाने पीने की चीजों की शुद्धता जांचने की किट और उपकरणों का प्रदर्शन किया गया है। This year the focus is on healthy diets and also on scientific cooperation in the work of food safety. Now under healthy diet we have used gamification in a big way to engage citizens so that they can choose what is right for them. फूड फेस्टिवल में 26 से ज्यादा राज्यों के 500 से ज्यादा क्षेत्रीय व्यंजनों का स्वाद लोग ले रहे हैं। खाने पीने के शौकीन लोगों को यहाँ एक से बढ़कर एक जायका चखने का मौका मिल रहा है। We have 26 states participating and around 130 stalls from 26 states, and this year we have started a new kind of arrangement. Earlier we used to have state-wise, now we have divided them into 4 zones.
फेस्टिवल में एक ही स्थान पर देश भर के राज्यों के प्रमुख व्यंजनों का स्वाद मौजूद है। 29 दिसंबर तक चलने वाले इस फूड फेस्टिवल में लाखों की संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। वंदना कुमारी, राज्यसभा टीवी। और अब बात मौसम की। दिल्ली सहित पूरा उत्तर भारत इस समय शीतलहर की चपेट में है। दिल्ली में दिसंबर की सर्दी का ये आलम है कि 1901 के बाद दूसरा मौका है जब साल का आखिरी महीना इतना सर्द रहा हो। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 13.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि सामान्य से 7 डिग्री सेल्सियस कम है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में तापमान और भी गिर सकता है। 28 और 29 में भी हम लोग कोल्ड वेव की संभावना जता रहे हैं और कोल्ड वेव कंडीशन मॉर्निंग आवर्स में रहेगी। जो ठंड हमारे पास चल रही है ऑलमोस्ट लगभग इसी रेंज में बनी रहेगी। और अंत में एक नजर डाल लेते हैं देश भर के मौसम के हाल पर।